अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फेस्टल बायोलॉजी चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 7 है। तो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर वायरसेस को डिस्कस किया था कि वायरसेस क्या होते हैं, तो हमने उसकी कुछ हिस्ट्री को डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को लेके चलेंगे हिस्ट्री को। तो हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे वायरसेस के अंदर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर के एडवर्ड जेनर का क्या वर्क था, क्या कंट्रीब्यूशन था वायरसेस की डिस्कवरी में। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो एडवर्ड जेनर का बज़ाहिर वायरसेस के डिस्कवरी के अंदर कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन एडवर्ड जेनर ने क्या किया था कि फर्स्ट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं ऐसी डिजीज़ जो बैक्टीरिया से काज हो या वायरसेस से काज हो, उनके बारे में कोई ऐसा एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया था, ऐसा तरीकाकार इंट्रोड्यूस कराया था कि जिससे उनका इलाज हो सके। तो हम ये बेसिकली वायरसेस की डिस्कवरी के अंदर कंट्रीब्यूशन उसका कोई नहीं था, लेकिन कोई एक ऐसा उसने तरीकाकार ढूंढा था कि जिससे वायरल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ से क्या किया जा सके, बचा जा सके बेसिकली। तो देखें, सम वायरल डिजीज़ आर नोन फॉर सेंचुरीज। कुछ ऐसी वायरल डिजीज़ थी जो सेंचुरीज से क्या थी, नाउन थी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनको सदियों से जाना जाता था। लेकिन वायरसेस जो थे उसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं थी। जैसे ये कहा जाता था कि ये एक पॉइजनस फ्लूइड है या कोई ऐसा जहर है जिससे क्या हो जाती है, बीमारी होती है और डेथ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजाद नहीं हुई थी, क्योंकि वायरसेस को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं 1000 गुना बैक्टीरिया से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए जो वायरसेस को देखने के लिए हमें क्या हो, ज़रूरी होती है। तो इनफैक्ट द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन वाज डेवलप्ड वाज अ वायरल डिजीज। और इसी वजह से मैंने आपसे डिस्कस यही किया कि जो बेसिकली एडवर्ड जेनर ने वायरस की डिस्कवरी पे काम नहीं किया था। इसने बेसिकली वो फर्स्ट जो इन्फेक्शियस डिजीज थी, जो इन्फेक्शन काज कर रही थी, वाज अ वायरल डिजीज। वो एक वायरल डिजीज थी जिसके अगेंस्ट एक उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको उससे हिफाजत के लिए एक मेथड इंट्रोड्यूस कराया था, ये ऐसा तरीकाकार निकाला था जिससे वायरल डिजीज से बचा जा सके। ठीक है, इन 1976 वैक्सीनेटेड 8-year-old बॉय। एक्चुअली इसने काम क्या किया था कि इसने 2 ऑब्जर्वेशंस की थी। एक ऑब्जर्वेशन इसने ये की थी कि उस दौरान बहुत सारे लोगों को एक डिजीज होती है, उसे कहते हैं हम स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से थोड़ी सी बड़ी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। अगर किसी इंडिविजुअल्स को हो जाए, लोगों को हो जाए, तो इससे डेथ भी हो सकती है। तो इसने 2 बातें ऑब्जर्व की। एक बात इसने ये ऑब्जर्व की कि काफ़ी सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स हुआ था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक जो दूध दोने वाला था, ठीक है, दूध दोने वाले के हाथ के ऊपर इसने देखा कि कुछ निशानात से, जख्म से थे, जो लेजन्स होते हैं या छाले होते हैं, उसके निशानात थे, लेकिन उसको जो स्मॉल पॉक्स था वो नहीं हुआ था। ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या की कि इसने एक ऐसी जगह के ऊपर कुछ लोगों को देखा कि जिनको बहुत ज़्यादा स्मॉल पॉक्स हुआ था, ऐसी बीमारी जिससे क्या हो, बॉडी के ऊपर लेजन्स बन जाएं या छाले बन जाएं। इस तरह इसने देखा कि एक जो दूध दोने वाला है, मिल्क मेड है, उसको स्मॉल पॉक्स तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे छाले देखे गए, जो ऐसे लेजन्स देखे गए जो काउ पॉक्स के थे। काउ पॉक्स जो होती है छोटी बीमारी होती है, नॉर्मल से बीमारी होती है, इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन स्मॉल पॉक्स से डेथ भी हो जाती है। तो इसने उस चीज़ को तहकीक करनी शुरू कर दी, रिसर्च करनी शुरू कर दी कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो दूध दोने वाली है, या ये इंडिविजुअल है जो दूध दो रहा है काउ से, तो इसको ये बेसिकली इसको स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हुआ, काउ पॉक्स क्यों हुआ, या काउ पॉक्स हुआ, इसको स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हुआ। तो ये उसने ऑब्जर्वेशन की। तो इसने क्या काम किया कि उसने एक जेम्स फिप्स एक बच्चा था, ठीक है, उसने वॉलंटियरली उस बच्चे के अंदर सबसे पहले क्या काम किया कि जो काउ पॉक्स
जो उस दूध दोने वाले के हाथ के ऊपर छाले थे, लेजेंड्स थे, उससे कुछ मटेरियल लिया। उस मटेरियल एक जेम्स फिप्स 8 ईयर ओल्ड बॉय था, ठीक है, जो इंसानियत की खिदमत के लिए उस बच्चे ने अपने आप को पेश किया था, उसकी वालदा ने उसको पेश किया था। उसके अंदर जो पस सेल थे या पीप सेल थे जो किसके थे, काउ पॉक्स के, उसको इनोकुलेट किया गया उसके हैंड के अंदर। जब उसके हैंड के अंदर इनोकुलेट किया गया, तकरीबन 6 वीक तक क्या किया गया, वेट किया गया। जब 6 वीक के बाद उसी बच्चे को फिर दोबारा क्या लगाया गया, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो विक्टिम था, स्मॉल पॉक्स के जो पेशेंट थे, उनके छालों से मटेरियल निकाल के, उनके लेजन से मटेरियल निकाल के उस बच्चे के जो जिसको ऑलरेडी हमने किससे इनोकुलेट किया हुआ, उसके अंदर हमने क्या चीज़ डाली हुई थी, बेसिकली काउ पॉक्स के लेजेंड्स का मटेरियल डाला हुआ था, या छालों का मटेरियल डाला, उसको हमने किससे इंट्रोड्यूस करवा दिया, स्मॉल पॉक्स से। और ये एक बड़ा खतरनाक काम था, क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो थी ये एक खतरनाक बीमारी थी, इससे उसकी डेथ भी हो सकती थी। तो कुछ अरसा वेट करने के बाद ये चीज़ देखी गई कि उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो इससे एक इसने कंक्लूजन ये निकाला था कि जो छोटी बीमारी होती है, सम टाइम बाज़ औक़ात ये बड़ी बीमारी से बचा सकती है। इसको, इस प्रोसेस को उसने कोई नाम नहीं दिया था। बेसिकली उसने ये कहा था कि फॉर एग्जाम्पल देखें, उसने पहले उसको काउ पॉक्स का मटेरियल इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर इंतज़ार करने के बाद उसने स्मॉल पॉक्स का इंट्रोड्यूस कराया, उसके अंदर डाला, इनोकुलेट किया, इंटर किया। तो क्या हुआ कि उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। इट्स मीन कि जो हमने उसके अंदर काउ पॉक्स का मटेरियल ऑलरेडी डाला, उसकी वजह से उसकी जो कुव्वत मदाफ़त के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आई है जिससे क्या हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, वो इंडिविजुअल स्मॉल पॉक्स से बच गया। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि जो काउ पॉक्स एक छोटी बीमारी थी, स्मॉल पॉक्स एक बड़ी बीमारी होती है। तो बाज़ औक़ात छोटी बीमारी जो होती है उससे बड़ी बीमारी से, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी से इंसान को बचा देती है। तो ये बात लिखी हुई है, देखें, इन 1796 उसने क्या किया था, बेसिकली वैक्सीनेटेड किया था, वैक्सीनेटेड 8 ईयर ओल्ड बॉय जेम्स फिप्स। बच्चे का नाम था जेम्स फिप्स। इसकी माँ से बेसिकली इसने बात करके इसको वॉलंटियरली अपनी मर्जी से बच्चे ने अपने आप को पेश किया गया था इंसानियत की खिदमत के लिए। जेम्स फिप्स विद मटेरियल रिमूव फ्रॉम काउपॉक्स लेशन, जो काउपॉक्स लेजेंड्स जो बेसिकली मिल्क मेड के हैंड के ऊपर काउपॉक्स थे, उसके मटेरियल को क्या किया गया था, निकाला गया था, और इनोकुलेट किस में किया गया था, एंटर किस में किया गया था, बच्चे के अंदर, ऑन द हैंड ऑफ मिल्क मेड लेजेंड्स। आफ्टर 6 वीक, तकरीबन 6 हफ्ते का क्या किया गया, वेट किया गया। बॉय वाज इनोकुलेटेड द पस फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स लेजेंड्स या विक्टिम, विक्टिम मतलब जो पेशेंट था, जो जिसको क्या हो चुका था, स्मॉल पॉक्स हो चुका था। तो 6 वीक के बाद क्या किया गया कि जो स्मॉल पॉक्स का मटेरियल था, उस स्मॉल पॉक्स के मटेरियल को उस बच्चे में इंटर किया गया, दाखिल किया गया, जिसको हमने ऑलरेडी कौन सा मटेरियल दिया हुआ है, काउपॉक्स का। अब होना तो ये चाहिए था कि उसको क्या हो जाए, स्मॉल पॉक्स हो जाए, क्योंकि स्मॉल पॉक्स तो बड़ी खतरनाक बीमारी थी, इसकी डेथ भी हो सकती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल सेम रिजल्ट आया। उसकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये जो कम खतरनाक बीमारी होती है, छोटी बीमारी होती है, ये बड़ी बीमारी से हम क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। तो बॉय डिड नॉट डेवलप स्मॉल पॉक्स, तो बॉय के अंदर स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। यही काम वो करना चाह रहा था। तो लेटर जेनर, बाद में जेनर यूज्ड मटेरियल फ्रॉम काउपॉक्स लेजेंड्स, इसने बाद में यही मटेरियल यूज किया और तकरीबन वैक्सीनेटेड किया था। इस प्रोसेस को हम कहेंगे वैक्सीनेटेड, मतलब तकरीबन कितने लोगों को ये जो ओल्ड इसने मटेरियल लिया बेसिकली काउपॉक्स का, ये इसको हम वैक्सीन भी कहते हैं। ये अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चैप्टर आपके चैप्टर 6 आता है, उसमें वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस है, डिटेल से वहाँ डिस्कस करेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होती है। इसने क्योंकि इस प्रोसेस को कोई नाम नहीं दिया था, तो ये जो उसने काउपॉक्स का मटेरियल था तकरीबन 23 लोगों पे अप्लाई किया। क्योंकि साइंस के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि साइंस एक एक्सपेरिमेंट को नहीं मानती। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होंगे हमारे पास, उनके रिजल्ट्स होंगे, वो एक सॉलिड एविडेंसेस हो जाते हैं हमारे पास, फिर उसको माना जाता है। तो इस तरह इसने तकरीबन 23 लोगों पे सेम ये काम किया। सबसे पहले इसने क्या काम किया, उनके अंदर काउपॉक्स के लेजेंड्स का मटेरियल डाला,
फिर 6 वीक वेट किया, उसके बाद उन्हीं लोगों के अंदर स्मॉल पॉक्स के लेजेंस से मटेरियल को डाला, फिर देखा गया तो उनको क्या नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। वजह क्या थी कि जो काउ पॉक्स था वो एक छोटी बीमारी थी, वो स्मॉल पॉक्स की बड़ी बीमारी थी। तो काउ पॉक्स ने अंदर जाके उस स्मॉल पॉक्स से उसको क्या दे दिया, हिफाजत दे दी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी। तो सम टाइम उसने ये कहा था कि जो छोटी बीमारी होती है बड़ी बीमारी से बचा देती है। तो इसने इस प्रोसेस को कोई नाम नहीं दिया था। बाद में लेविस पास्चर जो था एक बेसिकली ये इसने क्या काम किया था कि एज मटेरियल जेनर वाज यूज्ड फ्रॉम काउ, बेसिकली इसने इसको ऑनर दिया था। देखिए कि इसने जो मटेरियल सबसे पहले यूज किया काउ से काउ पॉक्स हुए थे मिल्क मेड को, तो इसलिए लैटिन के अंदर काउ वाका, बेसिकली वाका यूज करते हैं काउ के लिए, इसलिए प्रोसेस क्या नाम दिया गया था इसको, वैक्सीनेटेड का वर्ड यूज किया गया, या वैक्सीनेशन भी कहते हैं इसको, क्योंकि लैटिन ज़बान के अंदर वाका हम किसके लिए यूज करते हैं, काउ के लिए। तो दैट्स वाई इसने लेविस पास्चर ने इसको वैक्सीनेशन का बेसिकली नाम दिया था। क्या दिया था, वैक्सीनेशन का नाम दिया था। ठीक है, तो टर्म वैक्सीनेटेड वाज कॉइन्ड बाय लेविस पास्चर। तो सबसे पहले जो टर्म वैक्सीनेशन का थी ये यूज किसने थी, लेविस पास्चर ने की थी। क्यों यूज की थी, इसने बेसिकली ऑनर किया था एडवर्ड जेनर को, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले बेसिकली काउपॉक्स को यूज किया था। तो इसलिए उसने कहा था कि उसको ऑनर देने के लिए, उसको हौसला अफजाई करने के लिए इसने क्या टर्म यूज कर दी, वैक्सीनेशन। तो सबसे पहले कॉइंट का मतलब बना, उसको यूज किया, उसने किसने यूज किया, सबसे पहले लेविस पास्चर ने, फॉर डिजीज इनोकुलेशन। तो मतलब जो उसने डिजीज को सबसे पहले क्या किया, इनोकुलेट किया, स्मॉल पॉक्स काउ पॉक्स को इनोकुलेट किया, इंटर किया, इनोकुलेट मतलब इंटर करना, और उसके अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स से क्या होगी, उसकी हिफाजत होगी। तो कौन सी टर्म यूज की सबसे पहले, वैक्सीनेशन। किसने, लेविस पास्चर ने। क्यों यूज की, क्योंकि लैटिन के अंदर वाका हम किसके लिए कहते हैं, काउ के लिए कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने काउ पॉक्स से लेशंस लिए थे। एक और साइंटिस्ट है हमारे पास विच इज कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड। इनका माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के अंदर क्या काम है, इसको हम देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है सम टाइम कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स चैम्बरलैंड इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या वायरसेस की डिस्कवरी के अंदर। तो पास्चर का एसोसिएट था, बेसिकली ये पास्चर का साथी था। क्या था ये पास्चर का साथी था, हम कहते हैं ये पास्चर एसोसिएट। इसने ऑब्जर्व किया कि ही फाउंड दैट बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू पोर्सलिन फिल्टर पेपर, एक ऐसा फिल्टर पेपर जिससे बैक्टीरिया ना गुजर सकते हों। तो इसने कहा कि उससे वायरसेस जरूर गुजर सकते हैं। कैसे, बट एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कुत्ते के काटने से या फॉक्स के काटने से या बैट के काटने से हमारी बॉडी में मुंतकिल, उसे कहते हैं हम रेबीज, या दूसरे लफ्ज में कहते हैं हाइड्रोफोबिया, में पास थ्रू फिल्टर। ठीक है, इसने ये कहा कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये एक ऐसा फिल्टर पे से कहते हैं पोर्सलिन फिल्टर पेपर, ये एक पोर्सलिन फिल्टर पेपर है फॉर एग्जांपल इसके ऊपर। अब ये जो पोर्सलिन फिल्टर पेपर है, इससे उसने कहा कि हमारे पास उसने कहा कि इससे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वायरसेस से 1000 टाइम बड़े होते हैं, साइज उनका बड़ा होता है। इस फिल्टर पेपर के पोर्स बहुत छोटे थे, तो इससे हम ये कहते हैं कि हमेशा वो चीज गुजर सकती है जिसका साइज क्या होगा, बैक्टीरिया से छोटा होगा। तो इस तरह बेसिकली इसने एक हाइड्रोफोबिया जो डिजीज काज थी, वो रेबीज उसको कहते हैं, रेबीज वायरस होता है बेसिकली, इसकी वजह से होती है। तो इसने जो रेबीज जिस इंडिविजुअल को हो रही थी उससे उस मटेरियल को, उस पेशेंट से उस मटेरियल को निकाला, उसको फिल्टर किया। तो फिल्टर करने के बाद इसने ये देखा कि जो मटेरियल था उसको, ये जो मटेरियल था इसको किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर जब उसने अप्लाई किया, किसके ऊपर, हेल्दी पर्सन के ऊपर, तो उसको क्या हो गई, डिजीज हो गई विच इज नोन एज द हाइड्रोफोबिया या रेबीज। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि वो जो रेबीज होती है या हाइड्रोफोबिया होती है, ये किसी फिल्ट्रेबल एजेंट से होती है। किससे होती है, और फिल्ट्रेबल एजेंट बैक्टीरिया तो नहीं हो सकते कि बैक्टीरिया इस फिल्टर से गुजर नहीं सकते थे। इस फिल्टर से जस्ट वही चीज गुजर सकती है जो इन पोर्स से क्या हो सके, पास आउट हो सके। तो वो बेसिकली क्या थे, रेबीज वायरस था। क्या था बेसिकली, रेबीज वायरस जो इससे गुजर सकता था। इसलिए इसने कहा था
कि ये जो वायरसेस होते हैं ये फिल्ट्रेबल एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जो इस फिल्टर पेपर से गुजर सकें। अब रेबीज क्या होता है इसको देख लेते हैं। डिजीज विच इज ट्रांसफर टू ह्यूमन बाई बाइट्स ऑफ रैबिट डॉग फॉर, ठीक, फॉक्स बाइट, बैट्स, कैट एंड अदर एनिमल्स। तो बेसिकली रेबीज एक ऐसी होती है, या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं इसको हम, जिससे नर्वस सिस्टम इंसान का डैमेज हो जाता है और पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये एक बेसिकली ये काज कैसे होती है? ये काज ऐसे होती है कि कोई आपको रैबिड, ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास क्या हो, रैबिड वायरस हो, रेबीज का क्या हो, वायरस हो, वो अगर बाइट करे किसी इंडिविजुअल को तो ये वायरस जाके उस इंडिविजुअल की, एनिमल्स की या इंसान की बॉडी के अंदर जाके क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। जब ये एक्टिवेट होगा तो एक्चुअली फिर इसने क्या काज करनी है, डिजीज काज करने से कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया काज करते हैं। तो इसने बेसिकली क्या कहा था कि ऐसा फिल्टर पेपर जिससे बैक्टीरिया ना गुजर सकें, तो हाइड्रोफोबिया काज करने वाला जो फ्लूइड है, जब इसको फिल्टर किया गया तो ये फिल्टर हुआ और इसके अंदर ये इस फिल्ट्रेट को, इस फिल्टर पेपर से जब ये फिल्ट्रेट आया, जब इसको किसी हेल्दी पर्सन के ऊपर अटैक किया गया तो उसको डिजीज हो गई। इट्स मीन इसके अंदर कोई ऐसा फिल्ट्रेबल एजेंट था और इसने इसको कोई नाम नहीं दिया था वायरस को। अब तक वायरस के लिए सिर्फ एक ही कंसेप्ट था कि ये ऐसा कोई जहरीला फ्लूइड है जो इंसान के अंदर क्या काज करता है, बीमारी काज करता है। तो अभी तक वायरसेस को हम जस्ट क्या कहते हैं, एक पॉइजनस फ्लूइड है या फिल्ट्रेबल एजेंट हम इसको कह सकते हैं। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने बेसिकली वायरसेस को, इससे पहले हम देखें वायरसेस को हम यही कह रहे थे कि ये एक पॉइजनस फ्लूइड है। ये एक पुराना ख्याल था बेसिकली कि वायरसेस को ये कह रहे कि ऐसा कोई भी जहरीला मादा, मवाद या हम कहते हैं मटेरियल जो किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर क्या काज करे, बीमारी काज करे। क्या काज करे? बीमारी काज करे, उसकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो बेसिकली ये भी उसी कंसेप्ट को लेके चल रहा था कि इसने कहा था यूज टर्म फिल्ट्रेबल वायरसेस। इसने क्या कहा कि ये ऐसी कोई भी चीज़ जो फिल्टरेबल हो, जो पोर्सलिन फिल्टर पेपर से क्या हो जाए, गुजर जाए और डिजीज काज करे, इसलिए हम इनका नाम क्या देते हैं, फिल्टरेबल वायरसेस। एज दोज डेज द वर्ड वायरस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टॉक्सिक सब्सटेंस। उन दिनों में वायरसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, या ये इसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। जस्ट ये कहा गया कि ये ऐसे फिल्टरेबल एजेंट्स हैं, ऐसे फिल्टर पेपर से गुजर रहे हैं जिनसे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते, इसलिए हमने कहा फिल्टरेबल वायरसेस। ऐसा एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला मादा है कि जो जिसके जो डिजीज, जिससे क्या होती है, बेसिकली डिजीज काज होती है। तो ये अनसीन होते हैं। अनसीन इसलिए कि वायरसेस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत थी, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मौजूद नहीं थी, इसलिए ये अनसीन थे। was described as filtrable viruses। तो किस तौर पे इसको हम बेसिकली कह रहे थे कि filtrable viruses। तो बेसिकली यहाँ तक अगर हम आए तो मिलती जुलती बातें ये मोस्टली, इससे पहले भी अगर हम देखें तो जो बात की सबसे पहले हम एडवर्ड जेनर ने वायरस की डिस्कवरी के ऊपर तो काम नहीं किया। उसने यही कहा कि बेसिकली जो कोई एक ऐसी छोटी बीमारी जो कम खतरनाक हो, वो बड़ी खतरनाक बीमारी को बचाती है। उससे आगे अगर हम जाएं तो लिवस पास्चर ने उसी के काम को आगे लेके चला था। उसका थोड़ा सा कम डिफरेंट इसलिए हो गया था, उसने कहा था कि बेसिकली जो वाका का टर्म जो होती काओ से लिया गया, उसने वैक्सीनेशन नाम दी थी। उसने ये कहा था कि जो हमारे पास जो कमज़ोर जरासीम जो होते हैं, उन कमज़ोर जरासीम को जब बॉडी के अंदर हम दाखिल करते हैं तो वो जाके क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ा देते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं। और जब क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है तो जो हमारे पास ख़तरनाक बीमारी होती है, जो हमारे पास कमज़ोर जरासीम हमने बॉडी के अंदर दाखिल किए, उन्होंने क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाया, तो जो हमारे पास एक्टिव जरासीम होते हैं अगर वो बाहर से बॉडी के अंदर आते हैं तो वो जो क़ुव्वत मदाफ़त बड़ी होती है उसको क्या कर देती है, किल कर देते हैं। ये बात किसने की थी? लिवस पास्चर ने। अगर हम एडवर्ड जेनर की बात करते हैं, एडवर्ड जेनर ने ये कहा था कि जो हमारे पास कम खतरनाक बीमारी होती है, छोटी बीमारी होती है, बड़ी बीमारी को बेसिकली उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लिवस पास्चर ने कहा कि जो कम खतरनाक बेसिकली हमारे पास जरासीम होते हैं, वो जो हमारे पास जब उसको या वीक जर्म्स इनको कहते हैं, या कमज़ोर जो जरासीम है, इनको बॉडी में अगर हम दाखिल करें तो हमारे पास जो ताकतवर जरासीम है उनसे बचा जा सकता है। बचता कैसे है कि कमज़ोर जरासीम जाके उसकी
जो इम्यून सिस्टम होता है क़ुव्वत मुदाफ़त को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसी तरह चार्ल्स चैम्बर ने भी ये बात की कि वायरसेस जो होते हैं ये फिल्ट्रेबल एजेंट्स हैं। क्या हैं? जो पोर्शन फिल्टर पेपर से गुजर जाएं तो वो डिजीज़ काज करते हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया, अभी हमने हाइड्रोफोबिया को डिस्कस किया कि वो एक उसका जो हाइड्रोफोबिया रेबीज़ वायरस था, ये बेसिकली क्या था, एक फिल्ट्रेबल था। अच्छा जी, तो कंट्रीब्यूशन है आइवानोस्की, ये एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन किया, इनका भी काम चार्ल्स चैम्बरलैंड से मिलता जुलता ही है। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने फिल्ट्रेबल वायरसेस कहा था, ये भी फिल्ट्रेबल वायरसेस कहते हैं बेसिकली। अब ये बेसिकली डिजीज होती है प्लांट के, टोबैको मोजिक डिजीज कहते हैं इसको, और इसको वायरस काज करता है टोबैको मोजिक वायरस। मतलब जो टोबैको के लीव्स होते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, निशानात, जो बड़ा उसको खूबसूरत बनाते हैं। ये एक मैंने लीफ बनाया हुआ इसके ऊपर, ये जो है ये एक डिजीज है, कहते हैं टोबैको मोजिक डिजीज। जो देखें आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, तो ये एक डिजीज होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं ये इन्फेक्टेड हो जाता है टोबैको का लीव्स, इसे कहते हैं टोबैको मोजिक डिजीज। इज फिल्ट्रेबल। एक्चुअली ये जो हमारे पास है टोबैको मोजिक डिजीज होती है, ये वायरस की वजह से होती है। और वायरस कौन सा है? टोबैको मोजिक वायरस, जो टोबैको के अंदर टोबैको मोजिक डिजीज काज करता है। इसने भी ये कहा था कि ये जो टोबैको मोजिक डिजीज होती है टोबैको मोजिक वायरस की वजह से होती है, और टोबैको मोजिक वायरस इज फिल्ट्रेबल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, ऑब्टेन इट बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट। मतलब क्या कि ये जो टोबैको के लीव्स के ऊपर इसने अटैक किया था, इसको एक फिल्टर से गुजारा, और वो फिल्टर ऐसा था कि जिससे बैक्टीरिया गुजर नहीं सकते थे, इससे जस्ट क्या गुजर सकते थे, वायरसेस। तो उसने बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट लिया, उसको हेल्दी प्लांट के ऊपर अप्लाई किया। जो बैक्टीरिया फ्री जो फिल्ट्रेट लिया उसको किसके ऊपर अप्लाई किया, हेल्दी प्लांट के ऊपर, तो उसको भी डिजीज काज हो गई। इट्स मीन कि ऐसे फिल्टर पेपर से उसने गुजारा जिससे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते थे। तो अगर बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते तो वायरस ऑब्वियसली गुजर सकते हैं, क्योंकि वो 1000 टाइम क्या होते हैं, बारीक होते हैं, छोटे होते हैं बैक्टीरिया से, फिल्टर पेपर से इजीली गुजर सकते हैं। तो इट्स मीन कि जो उसने फिल्ट्रेट निकाला, जब हेल्दी प्लांट के ऊपर अप्लाई किया तो उसको डिजीज हो गई। तो ये हम कह सकते हैं कि ये भी एक फिल्ट्रेबल वायरस था। कौन सा? टोबैको मोजिक वायरस। तो टोबैको मोजिक फ्रॉम इन्फेक्टेड ग्राउंड अप टोबैको प्लांट्स, जो जमीन के साथ क्या लगा हुआ था, बेसिकली टोबैको प्लांट लगा हुआ था, हेल्दी प्लांट के ऊपर जब उसने क्या किया, अप्लाई किया, तो उसको भी कौन सी डिजीज होगी, टोबैको मोजिक। यही बात कर रहे हैं कि टोबैको ऑन प्लांट्स फिल्ट्रेबल, फिल्ट्रेट प्रोड्यूस डिजीज। ठीक है, वो जो फिल्ट्रेट था उससे लिया गया था इन्फेक्टेड प्लांट से, उसने क्या काज कर दी, हेल्दी प्लांट में डिजीज काज कर, उसको कहते हैं टोबैको मोजिक डिजीज। अदर फिल्ट्रेबल एजेंट्स, प्रेजेंस ऑफ, इसके अलावा टोबैको मोजिक डिजीज या टोबैको मोजिक वायरस के अलावा और कौन कौन से फिल्ट्रेबल एजेंट हो सकते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ दीज फिल्टर पासिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट इन द विक्टिम्स ऑफ मेनी डिजीज। अब ये जो बेसिकली उस वक्त ये देखा गया कि ये जो फिल्ट्रेबल हैं, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हमारे पास, जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, जो वायरसेस हैं, और कौन कौन से डिजीज काज कर सकते हैं। तो लाइक फुट एंड माउथ डिजीज, उस वक्त 1898 के अंदर कहा गया था ये जो फुट और माउथ की डिजीज होती हैं ये भी फिल्ट्रेबल एजेंट की वजह से, तो फिल्ट्रेबल एजेंट क्या थे, वायरसेस थे। एंड येलो फीवर भी 1901 में कहा गया कि ये भी बेसिकली क्या है, एक वायरल डिजीज है। ये दोनों कौन सी डिजीज है, वायरल। और वायरस के बारे में उस वक्त सिर्फ इतना नॉलेज था कि वायरसेस जो हैं क्या एक फिल्ट्रेबल एजेंट है। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये इसी पेज के ऊपर आपके पास एक येलो बॉक्स है, उसको डिस्कस किया गया है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज। देखिए इसके अंदर दो बातें हैं, एक बैक्टीरियो है, एक फेज है। अब इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस है, और ऐसा वायरस जो किसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर करता है। तो बैक्टीरिया ईटर आप इसको कह सकते हैं। तो आप इसको बैक्टीरिया नहीं कहना, ये क्या है, वायरस। आपको पता है कि वायरस जो होते हैं ये उस वक्त जाके अपने होस्ट के अंदर रहते हैं और अपने आप को एक्टिव करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जब तक अपने होस्ट के अंदर ना जाएं ये एक्टिव नहीं होते। तो इसलिए ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर जाए, बैक्टीरिया को ईट करे, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज। तो टॉर्ट कंट्रीब्यूशन, जो टॉर्ट की कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट थे टॉर्ट, तो इसकी क्या कंट्रीब्यूशन थी बैक्टीरियोफेज को बेसिकली डिस्क्राइब करने में, या इसकी डिस्कवरी के अंदर। देख साइंटिस्ट थे हमारे पास टॉर्ट, 1915 के अंदर इन्होंने ये देखा कि जो एक हमारे पास कॉलोनी थी बैक्टीरिया की कॉलोनी, दिस वन इज बैक्टीरियल कॉलोनी। आपको पता है कि मोनेरा जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो होता तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है,
लेकिन वो रहते मिलजुल के कॉलोनीज की फॉर्म में रहते। तो इसने ये देखा कि इस कॉलोनी के अंदर लाइसिस हो रही है। क्या हो रही है? लाइसिस हो रही है। लाइसिस से मुराद उसके अंदर टूट फूट हो रही है, टूट रही है कॉलोनी। तो इसलिए ये कहा कि कोई ऐसा एजेंट है जो इस कॉलोनी को क्या कर रहा है, उसके अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है, बैक्टीरिया सेल्स को ब्रस्ट कर रहा है, फाड़ रहा है, या उसके अंदर तोड़ फोड़, लाइसिस का मतलब है तोड़ फोड़ कर रहा है। देन फिर इसने क्या काम किया कि ये जो कॉलोनी थी इसको बेसिकली उसने डाइल्यूटेड कर दिया। क्या कर दिया? डाइल्यूटेड कर दिया, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर डाल दिया। फिर भी इससे जब इसको डाइल्यूटेड किया तो इस डाइल्यूटेड कॉलोनी से जब फिल्ट्रेट को निकाला गया, इस कॉलोनी को फिल्टर किया गया और फिल्टर करने के बाद जब नेक्स्ट कॉलोनी के अंदर इसको ट्रांसफर किया गया, इस कॉलोनी का फिल्ट्रेट नेक्स्ट कॉलोनी में ट्रांसफर किया गया, तो वहां भी हम कहते हैं कि जो लाइसिस थी वो नहीं रुकी। तो इससे हम इस एक चीज का अंदाजा लगाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देखिए डाइल्यूटेड क्या चीज होती है। डाइल्यूटेड कहते हैं अगर आप एक गिलास जो है शरबत का लें और उस गिलास के अंदर एक बाल्टी पूरी पानी की डाल दें, या एक जग पूरा पानी की डाल दें, 2 जग पानी के डाल दें, तो आपने उसको क्या कर दिया? डाइल्यूटेड कर दिया। वो जो आपका एक गिलास पानी का था वो मीठा नहीं रहेगा। इसी तरह उसने जब इस कॉलोनी को डाइल्यूटेड किया लेकिन उसका लिटिक इफेक्ट बैक्टीरिया की जो ब्रस्टिंग थी वो नहीं रुकी। तो इसमें कोई ऐसा एजेंट था जो उसकी लाइसिस करवा रहा था। जब इसने क्या काम किया कि इसी कॉलोनी को जो लाइसिस हो रही थी इसको हीट करवाया, फिर इसका फिल्ट्रेट निकाल के जब इसने एक नई कॉलोनी के ऊपर फाल किया इसको, तो जब इसका हीट करके जब उसको फिल्ट्रेट न्यू कॉलोनी के ऊपर, जब इसका फिल्ट्रेट निकाल के न्यू कॉलोनी के ऊपर फाल किया तो इस कॉलोनी के अंदर लाइसिस नहीं हुई थी। तो इट्स मीन उसने ये कहा था कि ये कोई ऐसा एजेंट है जो इस कॉलोनी की लाइसिस करवा रहा था और हीट करवाने पर इनएक्टिव हो गया। उसने नाम दिया था ये बैक्टीरियोफेज है। बेसिकली इसका नाम तो नहीं दिया था इसने, लेकिन इसका इतना ये काम फेमस नहीं हुआ था। ठीक है, यही बात लिखी हुई है, देखिए बैक्टीरिया कॉलोनी अंडरगो लाइसिस। बैक्टीरिया कॉलोनी क्या होती है? अंडरगो लाइसिस। लाइसिस के मतलब टूट फूट का शिकार हो जाती है। लाइसिस कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कॉलोनी टू अनदर कॉलोनी। अगर आप इस कॉलोनी से मटीरियल इसमें अगर डाल दें तो इसकी भी क्या होना शुरू हो जाएगी? लाइसिस होना शुरू हो जाती है। इवन हाईली डाइल्यूटेड मटेरियल्स फ्रॉम लाइस्ड कॉलोनी कैन ट्रांसफर। अगर आप इसको बहुत हाईली डाइल्यूटेड कर दें, मतलब उसके अंदर कोई लिक्विड डाल दें, वाटर डाल दें, लेकिन फिर भी अगर उसको आप नेक्स्ट कॉलोनी में करेंगे, ट्रांसफर करेंगे इस मटेरियल को नेक्स्ट में एक न्यू कॉलोनी के अंदर, तो उसके अंदर भी क्या होना शुरू हो जाती है? लाइसिस। कोई ऐसा एजेंट था जो उसको उस कॉलोनी को क्या कर रहा था? लाइसिस करवा रहा था, तोड़ फोड़ करवा रहा था बैक्टीरिया के अंदर। हीटिंग द फिल्ट्रेट डिस्ट्रॉय द लिटिक प्रॉपर्टी। अगर आप इसमें से इसका फिल्ट्रेट निकालें, इसको फिल्टर करके एक नई कॉलोनी के अंदर डालें तो इसको हीट करें तो इसकी देखें इसके अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही, लेकिन इन कॉलोनीज में क्या हो रही है? तोड़ फोड़ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा एजेंट था जो इसके अंदर क्या करवा रहा था? तोड़ फोड़ करवा रहा था। उसके बाद हमारे पास इसका इतना काम जो है फेमस नहीं हुआ, फेमिलियर नहीं हुआ। एक और इसका साइंटिस्ट थे, डी हार्ले उनका नाम था। इन्होंने इसके काम को वापस, इसके फेनोमेना को रीडिस्कवर किया, इस पर फर्दर काम किया है 1917 के अंदर। एंड यूज बैक्टीरियोफेज मीन बैक्टीरिया ईटर। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया फेज को नाम दिया था क्या? बैक्टीरिया ईटर का। और इस तरह सबसे पहले इसके काम को रीडिस्कवर किया गया था। बेसिकली किसने किया था? डी हार्ले ने। कब किया था? 1917 के अंदर। और इसने जो बैक्टीरिया की कॉलोनी को बर्स्ट कर रहा था उसको नाम क्या दिया था? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया और फेज का मतलब बैक्टीरिया ईटर। किसने दिया था? डी हार्ले ने। तो इसी के काम को बेसिकली आगे लेके चला था। उसके बाद लास्ट वन आपके पास हिस्ट्री के अंदर रह गया कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैनले इन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या इन द डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस। इससे पहले देखिए हमने वायरसेस के बारे में यही बात की है कि वायरसेस एक ऐसा पॉइजनस फ्लूइड है या फिल्ट्रेबल फ्लूइड है जो किसी भी एनिमल के अंदर या इंसान के अंदर क्या काज करता है? डिजीज काज करता है। लेकिन जो स्टैनले था इसने इस कॉन्सेप्ट को टोटल क्या कर दिया? डिफरेंट कर दिया। इसने कहा कि जो फिल्ट्रेबल एजेंट हैं, इसने ऐसे फिल्ट्रेबल एजेंट जो टोबैको मोजिक वायरस थे या टोबैको मोजिक जो टोबैको के प्लांट में डिजीज काज कर सकते हैं, टोबैको मोजिक डिजीज,
इसको इसने क्या काम किया, इसको प्यूरिफाइड किया। इसकी प्यूरिफिकेशन करने के बाद इसका फिल्ट्रेट था, उसको प्यूरिफाई किया, फिल्ट्रेट उसके क्या बनाए, क्रिस्टल बनाए। और क्रिस्टल बनाने के बाद देखा कि उनके अंदर क्या चीजें थी, एक तो न्यूक्लिक एसिड था और एक प्रोटीन्स थी। तो आज भी हम वायरसेस को ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि जिसके अंदर क्या हो, एक न्यूक्लिक एसिड हो, न्यूक्लिक एसिड और बाहर प्रोटीन का क्या हो, कोट हो। तो ये एक न्यू कंसेप्ट था। इससे पहले जितने भी कंसेप्ट थे सारे ओल्ड थे वायरसेस के बारे में, कि ये एक पॉइजनस फ्लूइड है जो डिजीज काज करता है, फिल्ट्रेबल एजेंट है। लेकिन अब जो इसने नई बात की, इसने ये कहा कि वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्ट्रेबल एजेंट नहीं, बल्कि इनके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होता है, बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है, और उसके अलावा ये किसी भी होस्ट के अंदर क्या करते हैं, जाके रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसने एक टर्म यूज की, क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता है कि क्रिस्टलाइजेशन जो होती है ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी होती है, ये लिविंग की प्रॉपर्टी, लिविंग सेल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि अगर आप लिविंग सेल्स को अगर आप क्रिस्टलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली उस सेल की डेथ हो जाती है, तो हम उसको क्रिस्टलाइज नहीं, उसके क्रिस्टल नहीं बना सकते। तो ये इस तरह हम कहते हैं कि वायरसेस जो होते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बॉर्डर के ऊपर है। एक तरफ वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉपीज बना रहे हैं, रेप्लिकेशन कर रहे हैं होस्ट के अंदर, तो ये लिविंग की प्रॉपर्टीज की होगी। लेकिन दूसरी तरफ वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं तो ये नॉन लिविंग की होगी। तो हम कहते हैं ये बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। तो ये बात उसने की, ये फिल्ट्रेबल एजेंट वाज प्यूरिफाइड सक्सेसफुली व्हेन स्टैनली क्रिस्टलाइजिंग द टोबैको मोज़ेक वायरस। इससे पहले देखिए फिल्ट्रेबल एजेंट कहा गया, एवानोस्की ने या चार्ल्स चैम्बरलेन ने कहा कि ये फिल्ट्रेबल एजेंट हैं, लेकिन स्टैनली ने क्या काम किया, इनको क्रिस्टलाइज किया। जो टोबैको मोज़ेक वायरस था, जो टोबैको के लीव्स को खराब कर उसके ऊपर पैचेस डाल रहा था, स्पॉट डाल रहा था। अब इसकी केमिकल एनालिसिस जब इनकी पार्टिकल्स की, उसने जो क्रिस्टलाइज की उसको जब पार्टिकल्स को केमिकल एनालिसिस की तो उसके अंदर उसने ये देखा कि दे कंटेन द ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है, और उसके बाद इनकी सिंपल केमिकल कंपोजिशन थी। तो हम कहते हैं ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने एक नया कंसेप्ट दिया कि वायरसेस आर पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच इज कंटेन द प्रोटीन कोट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन दी लिविंग सेल्स, ठीक है, और बाहर हमेशा ये इनएक्टिव रहते हैं, हमेशा सेल्स के अंदर अपने को क्या करते हैं, जाके एक्टिव करते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं इनकी बड़ी सिंपल केमिकल कंपोजिशन होती है। अगर हम देखें तो अंदर जस्ट न्यूक्लिक एसिड है, बाहर क्या प्रोटीन का कोट है। स्टूडेंट, इस तरह ये आपका लेक्चर था जिसके अंदर हमने इसकी वायरसेस की हिस्ट्री को देखा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, खुसूसियात क्या होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।